तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी, जिसमें हमने देखा था जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वही फ्रांस की गवर्नमेंट को रन कराते थे और उन्हीं के पास सोशल एंड इकोनॉमिकल पावर थी। मतलब फ्रांस में क्या था कि जो नॉर्मल लोग थे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था और ये अत्याचार कर कौन रहे थे? जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे, यानी कि चर्च और नोबिलिटी, क्योंकि उन्हीं के पास पावर थी और उन्हीं के पास प्रॉपर्टी थी। अब यार आप खुद ही सोचो कि जिसके ऊपर अत्याचार होगा वो क्या करेगा? आवाज उठाएगा। तो जो फ्रांस के नॉर्मल लोग थे यानी कि थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्होंने डिमांड की कि हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें सब लोगों के पास इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो और सबके बीच में प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। और इसी डिमांड के चलते फ्रांस में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था। अब दोस्तों जो ये रिवॉल्यूशन हुआ था फ्रांस के अंदर, उसके चर्चे पूरे यूरोप और एशियाई देशों में होने लगे। लोग आपस में डिस्कस करने लगे कि अगर फ्रांस के लोगों में फ्रीडम एंड इक्वालिटी जैसी भावनाएं आ सकती हैं तो हम में क्यों नहीं आ सकती। तो ये जो फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी के आइडिया थे वे धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैलने लगे। अब यूरोप के लोगों को लगने लगा था कि सोसाइटी में चेंजेस लाना पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें आइडिया मिल चुका था फ्रांस रेवोल्यूशन से। लेकिन दोस्तों यूरोप के अंदर चेंजेस आए कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप क्लास 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th या 12th में हो और ऐसा मत करना। ये एक अव्वल दर्जे वाली शापित चीज है, इसे खाकर ये लड़का मर जा। तो दोस्तों उस समय में यूरोप में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते थे, जिनके आइडियाज और सोचने के तरीके अलग अलग थे, जैसे कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। पहले हम बात करते हैं लिबरल्स की। तो लिबरल्स वो लोग थे जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सोसाइटी में हर एक धर्म के लोग मिलजुल कर रहें, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा या डायनेस्टिक रूलर उनके ऊपर राज करे। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट ऐसी हो जिसे लोगों के द्वारा चुना गया हो और गवर्नमेंट वो काम करे जिसमें लोगों का भला हो। पर एक चीज थी जो लिबरल्स नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हर कोई वोट डाले। वो चाहते थे केवल मैन वोट डाले और ऐसे मैन वोट डाले जिनके पास प्रॉपर्टी हो। इसके अलावा किसी को भी वोट डालने का अधिकार ना हो। इनफैक्ट वुमेन्स को भी वोट डालने का अधिकार ना हो। सेकंड है रेडिकल्स। रेडिकल वो लोग थे जो ये चाहते थे कि कंट्री के अंदर गवर्नमेंट वो लोग बनाए जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हो। वो नहीं चाहते थे कि कुछ ही लोगों के पास प्रिविलेजेस हो, मतलब विशेष अधिकार हो। अगर प्रिविलेजेस हो तो सबके लिए समान हो, लेकिन सारी की सारी संपत्ति किसी एक के पास ना हो। लास्ट है कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव वो लोग थे जो सोसाइटी में बदलाव तो चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे से। मतलब चेंजेस तो ये भी चाह रहे थे, मगर ये चाह रहे थे कि चेंजेस आए तो धीरे धीरे से आए, एकदम से कोई चेंज ना आए। अब दोस्तों जो यूरोप था वो एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब यूरोप के अंदर नई नई सिटीज बन रही थी, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा था और इन्हीं सब से यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इससे सोसाइटीज डेवलप तो हो रही थी, लेकिन इससे कई सारी समस्याएं यूरोप के अंदर आने लगी। इंडस्ट्रीज की वजह से लोग फैक्ट्रीज में आकर काम करने लगे। लोगों से काम ज्यादा कराया जाता था, लेकिन उसके उन्हें बहुत ही कम पैसे दिए जाते थे। इसके अलावा लोगों को हाउसिंग और सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम होने लगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा थी, लोगों के पास काम कम था। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि आवाज उठाना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? जो फैक्ट्रीज ओनर थे। मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया जो केवल प्रॉफिट कमाना चाहते थे। उन लोगों की कोई परवाह नहीं, और इन्हें वो कंजर्वेटिव कहते हैं। अब दोस्तों जो वर्कर्स थे उन्हें लिबरल्स और रेडिकल्स पसंद आने लगे थे, क्योंकि वो वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे उन्हें समझ में आ गया था कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। अब जरूरत है क्रांतिकारी बदलाव की। तो जो यूरोप था उसमें अलग अलग जगहों पर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी होने लगी, जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया। और ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर कौन रहे थे? जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे। इनका एक ही उद्देश्य था कि यूरोप के अंदर से मोनार्ची सिस्टम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे किसी के पास पूरी पावर हो। अब जो यूरोप था उसके अंदर 19वीं सेंचुरी के मिड में जो सोशलिज्म का आइडिया था वो धीरे धीरे फैलने लगा। लोग सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि सोशलिज्म ही एक ऐसा तरीका था जिससे सोसाइटी को अच्छे से चलाया जा सकता था। क्योंकि सोशलिज्म का अर्थ होता है समाजवाद, यानी कि एक ऐसी विचारधारा जिसमें समाज के अंदर हर एक नागरिक के बीच में इक्वालिटी हो और जो प्रॉपर्टी है वो लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और ना ही कोई इंडिविजुअल पर्सन पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता था। तो ये जो सोशलिज्म का आइडिया था वो लोगों को बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि सोशलिज्म आएगा तो लोग सोसाइटी के अंदर अच्छे से रह पाएंगे।
तो जो लोग सोशलिज्म के आइडिया को फॉलो करते थे उन्हें सोशलिस्ट कहते थे। मतलब सोशलिस्ट वो लोग थे जो सोशलिज्म की राह पर चलते थे। अब जो सोशलिस्ट थे वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना ये था कि सारी की सारी परेशानी की जड़ केवल प्राइवेट प्रॉपर्टीज ही है। ऐसा उनको इसलिए लगता था क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग होते हैं उनका केवल एक ही मकसद होता है, जो कि प्रॉफिट कमाना। वे उन वर्कर्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते जिनकी वजह से वो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ तक अपन ने देखा जो सोशलिज्म था वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल रहा था। अब दोस्तों फैल तो रहा था, लेकिन अब दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि आखिर सोशलिस्ट सोसाइटी चलनी कैसे चाहिए। तो इसके लिए कई सारे लोगों ने अलग अलग आइडियाज शेयर की ताकि सोशलिस्ट सोसाइटी फ्यूचर में अच्छे से चल सके। जैसे कि रॉबर्ट होवन, तो ये जो सोशलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि लोगों के बीच में कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जाए। मतलब लोगों के बीच में एसोसिएशन बना दी जाए, जिससे क्या होगा कि लोग साथ में काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसे आपस में बांट लिया करेंगे। ऐसे एक और सोशलिस्ट थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक। वो भी कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहते थे, पर वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इंकरेज करे लोगों को कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने के लिए, जिससे कैपिटलिस्ट को हटाया जा सके। मतलब ऐसे लोगों को हटाया जा सके जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। इन दोनों के अलावा दो और सोशलिस्ट थे जिन्होंने बहुत कुछ बताया था कि सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे चलनी चाहिए। उनका नाम था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। अब दोस्तों 1970s तक जो सोशलिज्म का आइडिया था वो पूरी तरीके से पॉपुलर हो चुका था यूरोप के अंदर। जितने भी सोशलिस्ट थे यूरोप के अंदर, उन्होंने क्या किया कि एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसका नाम था सेकंड इंटरनेशनल। तो ये जो इंटरनेशनल बॉडी थी वो सोशलिज्म को सपोर्ट करती थी। ऐसे ही कई देशों के अंदर एसोसिएशन बनने लगी, पार्टीज बनने लगी। जैसे कि जर्मनी में एक पार्टी बनी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज। ऐसी ब्रिटेन में एक पार्टी बनी जिसका नाम था लेबर पार्टी। और इन सब के अलावा फ्रांस में एक पार्टी बनी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से पार्टीज पूरे यूरोप में बनने लगी और ये वही पार्टीज थी जो सोशलिज्म को फॉलो करती थी। पर दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि इतनी पार्टीज थी सोशलिज्म की, पर इसके बावजूद भी किसी भी कंट्री के अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट नहीं बनी। लेकिन एक कंट्री थी जिसके अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी, वो कंट्री थी रसिया। तो अगर हमें जानना है रसिया के अंदर सोशलिस्ट गवर्नमेंट कैसे बनी थी, कैसे रिवॉल्यूशन हुआ था और कैसे मोनार्ची गवर्नमेंट को हटाया गया था, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1914 में। तो चलिए चलते हैं द रशियन एम्पायर इन 1914। अब दोस्तों आप इस मैप को देखो, यहाँ पर जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो है रशियन एम्पायर। मतलब देख रहे हो कितना बड़ा साम्राज्य था, और इतने बड़े साम्राज्य पर राज करता था एक राजा जिसका नाम था जार निकोलस सेकंड। अब दोस्तों जो रशियन एम्पायर था उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, कैथोलिक्स। पर सबसे ज्यादा लोग एक ही धर्म को मानते थे, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। करीब 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी। रसिया के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। ज्यादातर इंडस्ट्री दो ही जगहों पर थी। पहली जगह थी पीटर्सबर्ग और दूसरी जगह थी मॉस्को। मतलब इतने बड़े रशियन एम्पायर में केवल दो ही जगह थी जहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क होता था। धीरे धीरे समय निकलता गया और 1890s में रसिया के अंदर रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ। कई सारी नई नई इंडस्ट्रीज बनने लगी, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, कई सारे वर्कर्स फैक्ट्रीज में आकर काम करने लगे। 1914 में फैक्ट्रीज के अंदर 31% फीमेल काम करती थी, पर उनको जो पैसे मिलते थे वो मेल के कंपैरिजन में काफी कम मिलते थे। पर जो वर्कर्स थे रसिया के वो दूसरों से काफी अलग थे। सारे के सारे वर्कर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। अगर किसी भी वर्कर्स को परेशानी होती थी तो सब मिलकर स्ट्राइक करते थे या पर अपना काम बंद कर देते थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि रशियन सोसाइटी सिटीज के अंदर कैसी थी। अब अपन बात करते हैं कि रशियन सोसाइटी इन रूरल एरिया, मतलब गाँव की सोसाइटी कैसी थी। तो रसिया के अंदर जितने भी कंट्री साइड है, रूरल